गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी मकान संपत्ति से आए चैप्टर पढ़ रहे हैं आप लोगों के इनकम टैक्स के पेपर में। और इसमें इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टैंडर्ड डिडक्शंस के बारे में बताया था। स्टैट्यूटरी डिडक्शंस या प्रमाणिक कटौतियाँ या मानक कटौती भी इसको बोलते हैं, जो कि आपकी नेट एनुअल वैल्यू यानी वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर आपको दी जाती है। लेकिन अगर घर जो है वो स्वयं करदाता का है यानी स्वनिवास है, तो आपको ये मानक कटौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऐसे केस में जब मकान मालिक करदाता स्वयं अपने मकान में रहता हो तो उसका जो वार्षिक मूल्यांकन है वो नील हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। तो ऐसे केस में आप 30,000 उसको छूट देके ऋणात्मक वैल्यू नहीं ला सकते हैं। तो ये जो छूट है, वैधानिक कटौती है, ये आपको केवल मकान किराए पर उठाए हुए मकान के केस में आपको मिलेगी, जो कि होगी आपके नेट एनुअल वैल्यू यानी वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर। आपको एग्जाम्पल भी मैंने बताया है लेस करने का। तो अब देखिए, जैसे ये आपको ऊपर का इलस्ट्रेशन दिख रहा है, पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा रखा है। नेट एनुअल वैल्यू आ गई आपके अलग अलग केसेस में। इसमें से आप 30% के बराबर, यानी यहाँ पे फर्स्ट केस में नेट एनुअल वैल्यू 55,000 है, तो इसके 30% के बराबर यहाँ पर आप इसको दे देंगे, क्या छूट दे देंगे, इसकी स्टैंडर्ड डिडक्शन, या फिर आप इसको हिंदी में वैधानिक कटौती या स्टैट्यूटरी या मानक कटौती भी इसको आप कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे थर्ड हाउस को सेल्फ रेजिडेंस हाउस माना है, तो यहाँ पे ये कटौती नहीं मिलेगी, क्योंकि जो नेट एनुअल वैल्यू है ऐसे घर की जिसमें करदाता स्वयं रहता है वो 0 होती है। तो अब हम इसके आगे के डिडक्शन की बात करते हैं, जो कि है यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट है आपका मकान हेतु लिए गए ऋण के पर ब्याज की कटौती। यानी कि जब करदाता किराए लोन जो मकान वो बना रहा है वो लोन लेके बनाता है और उसके संबंध में ब्याज भी वो चुकाता है, तो उसको चुकाए गए ब्याज की राशि की भी उसको एक निश्चित सीमा तक छूट मिलती है। किस तरीके से मिलती है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, शॉर्ट में आपकी बुक में ये टेबल गिवन है, इसमें आप देखिए वैधानिक कटौती जिसकी हमने बात की थी, सबसे पहली कटौती होगी जो 30% के बराबर होगी, जो आपके मकान का वार्षिक मूल्य है उसके 30% के बराबर। उसके बाद जो दूसरी छूट आपको मिलेगी वो होगी आपके मकान हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट। तो अगर आपको इसमें 2 कंडीशन ध्यान रखनी है कि लोन कब लिया गया है। लोन अगर 31 मार्च 99 से पहले का है, देखिए 31 मार्च 2099 से पहले का है, तो आपको अधिकतम ब्याज की जो राशि है वो 30,000 रुपये होगी, अधिकतम छूट की राशि। यानी कि आप अधिकतम 30,000 रुपये ब्याज की छूट के नाम पर आप ले सकते हैं। और अगर आपने जो लोन है वो मकान की मरम्मत के लिए लिया है, तो भी अधिकतम ब्याज की जो राशि की छूट मिलेगी वो 30,000 ही होगी। यानी कि अगर 1999 से पहले आपने मकान बनाने के लिए ऋण लिया है, या फिर आपने मकान की मरम्मत, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और रिन्यूअल के लिए लोन लिया है, तो दोनों केसेस में यहाँ पे अधिकतम ब्याज की राशि की जो छूट है वो है 30,000 रुपये। लेकिन देखिए सेकंड पॉइंट है, अगर आपने जो लोन है वो 31 मार्च 99 के बाद लिया है, तो ऐसे केस में आपकी जो अधिकतम छूट की सीमा होगी वो होगी 2 लाख रुपए। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन भी लगाई, एक शर्त भी लगाई है कि आपको ये लोन की जो राशि है वो अगले 5 वर्षों में मकान का निर्माण आपको करवाना ही पड़ेगा। यानी कि आप 31 मार्च 1999 के बाद लोन लेते हैं तो आपको अधिकतम जो ब्याज की छूट है वो मिलेगी 2 लाख रुपए की, लेकिन आपको मकान का जो निर्माण है वो आपको लोन लेने से अगले 5 वर्षों तक में उसको आपको कंप्लीट कराना है, तो ही आप इस छूट को ले पाएंगे। थर्ड पॉइंट है वो कह रहा है कि किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के संबंध में जो ऋण पर ब्याज की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट आपको ब्याज की प्रकृति, आपको जो छूट मिलेगी ब्याज की वो यहाँ पे 2 तरीके की मिलेगी। एक तो होगी आयगत प्रकृति का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू नेचर, दूसरा होगा आपका पूंजीगत प्रकृति का ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नेचर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए आयगत जो रेवेन्यू नेचर होगा वो होगा आपके जो ये है गत वर्ष का आपका जो ब्याज है, यानी कि गत वर्ष से संबंधित पूरे वर्ष का ब्याज आपकी आयगत प्रकृति यानी रेवेन्यू नेचर का होता है। यानी कि आपको गत वर्ष के पूरे वर्ष का जो ब्याज आपने दिया है वो आपका रेवेन्यू नेचर का होगा, और इस पूरे ब्याज की छूट आपको यहाँ पे प्राप्त होगी। उसके बाद आप निकालेंगे पूंजीगत प्राप्त यानी इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल नेचर। ये आप 5 समान किस्तों में 5 साल तक आप ये दे होता है, यानी कि आपको जो छूट की राशि है वो 5 बार मिलेगी, यानी 5 सालों तक मिलती रहेगी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 5 समान किस्तों में आपको ये राशि मिलेगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इस थ्योरी को क्लियर करती हूँ। देखिए इलस्ट्रेशन देखिए 4.13,
करदाता दो मकानों के स्वामी हैं जिनका नगर पालिका मूल्यांकन क्रमशः 180 और 90 है। नगर पालिका का इसका 10% चुका दिया गया है। करदाता दोनों स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त करते हैं। यानी यहाँ पे ध्यान करने लायक जो बात है वो ये है कि दो मकान हैं और दोनों स्वनिवास हेतु काम में आते हैं। तो ये जो छूट है मकान की जो आपने अभी कैलकुलेट करी है, तो ये पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मकान सेल्फ रेजिडेंस है कि किराए पर उठाया गया है। अब देखिए, पहले मकान के संबंध में 4000 के बीमा प्रीमियम का भुगतान गत वर्ष में किया गया, जबकि दूसरे मकान के संबंध में 2000 के भू राजस्व कर बकाया है। पहले मकान के संबंध में भूमि का किराया 500 रुपये एवं नए मकान के संबंध में 600 रुपये चुका दिया गया है। दोनों मकानों की वास्तविक मरम्मत व्यय 1000 थे। पहला मकान बनवाने के लिए 1/4/2015 को 10 लाख का ऋण 18% वार्षिक ब्याज पर लिया। ठीक है, देखिए 1 अप्रैल 2015 को 10 लाख का 18% वार्षिक ब्याज पर यहाँ पे आपका लोन लिया हुआ है। मकान 1 जून 2016 को पूर्ण हो गया, यानी 16 में बन के तैयार हो गया। अप्रैल में लिया है मकान, 1 अप्रैल 2015 को लोन लिया है और 1 जून को ये पूरा हो गया। दूसरे मकान की मरम्मत के लिए अब देखिए यहाँ पे जो लोन की तारीख है वो है 2015, यानी 31 मार्च 1999 के बाद का लोन है। तो ऐसे केस में अधिकतम जो सीमा है ब्याज की छूट की वो है 2 लाख रुपए। दूसरे मकान की मरम्मत के लिए अब देखिए, पहले मकान को तो बनाने के लिए लिया था, मकान बनवाने के लिए, जबकि दूसरे मकान के लिए जो लोन लिया है वो उसकी मरम्मत के लिए लिया है। दोनों में अंतर है। 1 अप्रैल 2016 को वार्षिक ब्याज लिया। अब देखिए यहाँ पे जो मरम्मत के लिए लोन लिया गया है इसमें जो अधिकतम राशि है वो भी 30,000 रुपये है। 31 मार्च 1999 से पहले लेंगे तो भी 30,000। तो आगे देखिए, दोनों मकानों पर लिए गए ऋण के किसी भी अंश का पुनर्भुगतान नहीं किया गया है। मकान पर लिए गए ऋण पर ब्याज चुका दिया गया है, जबकि दूसरे मकान पर लिए गए ऋण पर ब्याज का कर चुकाया गया है। दोनों मकान की कर योग्य आय ज्ञात करके बताइए कि करदाता को किस मकान के स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान मानकर कर निर्धारण करवाना श्रेष्ठ है। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे आपके दोनों क्लियर हो रहे हैं। यहाँ पे 2 घर दे रखे हैं तो उसमें आपको एक और आपको उनकी एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले, और ये भी बोला है कि आप ये बताइए कि कौन से घर को कर स्वनिवास और किराए पे उठाना माना जाए। तो यहाँ पे 2 घर हैं तो आपको क्या करना है, पहले एक घर को स्वनिवास के लिए मानना है, फिर दूसरे घर को स्वनिवास के लिए मानना है। तो देखिए हम शुरुआत करेंगे एनुअल वैल्यू निकालने से। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। एक फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है सेकेंड हाउस इज ऑप्टेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी कि जो सेकंड घर है, जो सेकंड वाला हाउस है उसमें करदाता स्वयं रहता है। तो इसमें जो फर्स्ट वाला हाउस है वो अपने आप लेट आउट वाला हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट हाउस इज ऑप्टेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड, यानी फर्स्ट हाउस को यहाँ पे स्वनिवास हेतु माना गया है तो दूसरा वाला यहाँ पे किराए पर उठाए गए हेतु मान लिया जाएगा। तो अब इन दोनों कंडीशंस को ध्यान में देखते हुए हमें इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है रिडक्शंस देते हुए। तो अब देखिए पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन हम समझते हैं। सेकंड हाउस जो है यहाँ पर ऑप्टेड एज सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, तो इसकी एनुअल वैल्यू निल होगी क्योंकि स्वनिवास घर की जो वार्षिक मूल्यांकन होता है वो निल होता है। लेकिन फर्स्ट हाउस अब यहाँ पे क्योंकि हमें लेट आउट मानना पड़ेगा तो उसकी हमें जो एनुअल वैल्यू है कैलकुलेट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000 नगर पालिका मूल्यांकन, और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है, अदरवाइज आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू से वैल्यू कैलकुलेट करना स्टार्ट करते। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन ये छोटा है, अधिकतर 4 नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको एनुअल वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अदरवाइज क्वेश्चन में आपको अगर पूरी इन्फॉर्मेशन है फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट और रेंट पेएबल की या वैकेंसी पीरियड की, तो आप पूरी प्रॉपर तरीके से स्टार्टिंग से कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में आपसे डिस्कस किया है कि किस तरीके से हम एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हुए हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू तक पहुँचते हैं। तो ये देखिए म्यूनिसिपल एनुअल वैल्यू निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है आपका म्यूनिसिपल टैक्स लेस करने का, जो कि क्वेश्चन में बोला गया था कि एनुअल वैल्यू का 10% होगा। नगर पालिका मूल्यांकन का यहाँ पे 10% होगा। तो 10 नगर पालिका मूल्यांकन का 10% टैक्स हमने ले लिया 18,000। ये सेकेंड हाउस पर नहीं लगेगा कुछ भी क्योंकि इसकी जो एनुअल वैल्यू है वो नील लेनी है हमें। ठीक है, तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई। अब नेट एनुअल वैल्यू आ गई म्यूनिसिपल टैक्स लेस करते। ये आपकी ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही है, यहाँ इन्होंने लिखा नहीं एनुअल वैल्यू लिख दी, इनको यहाँ पे ग्रॉस लिखना चाहिए था। ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से जब आप म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस कर देते हैं तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाती है। तो देखिए इस केस में आ गई, यहाँ पे तो नील ही लेनी है क्योंकि ये स्वनिवास सेल्फ रेजिडेंस के लिए इसको माना गया है। अब उसके बाद हमें डिडक्शंस देनी होती है। नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है डिडक्शंस देने का। डिडक्शन में जो फर्स्ट डिडक्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो सबको आपको हर केस में लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के केस में आपको देनी ही देनी है इन ईच एंड एवरी कंडीशन एंड क्वेश्चन विच इज़ इक्वल टू 30% ऑफ योर एनुअल वैल्यू। तो यहाँ पे
एनुअल वैल्यू जो है आपकी 1,62,000 उसका 30% होगा आपका यहाँ पे उस स्टैंडर्ड डिडक्शन का 48,600। अब हमें यहाँ पे डिडक्शन और इंटरेस्ट देनी है। अब हमें इसको ब्याज की छूट की डिडक्शन देनी है, तो वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको वर्किंग नोट्स में जैसे कि क्वेश्चन में आपको दिख रहा है, ये इन्होंने सॉल्व किया हुआ है पॉइंट नंबर 1 और 2 लगा के, तो आपको भी अपनी वर्किंग्स में ये शो करके आना है। पूरे मार्क्स अगर आपको चाहिए तो यू हैव टू शो योर कैलकुलेशंस इन वर्किंग नोट्स। तो देखिए यहाँ पे मकान का जो निर्माण है वो 1 जून 2016 को पूरा हो गया। ठीक है, 1 जून को हुआ है, मतलब ये 16-17 वाले फाइनेंशियल ईयर में आता है, यानी गत वर्ष यहाँ पे कितना होगा 16-17। और आपने जो लोन लिया है वो लिया है 1 अप्रैल 2015 को। तो 1 साल जो होता है वो कब होता है 15-16 में। तो ये तो 16 में 16-17 में बन के तैयार हो गया। तो हम ये मान के चलते, हमें पहले 2 चीज़ें देखनी है। पहली कि लोन 99 के बाद का है या पहले का। तो ये लोन है 99 के बाद का, तो यहाँ पे अधिकतम जो छूट है वो हमें मिलेगी 2 लाख की। ठीक है, लेकिन अब आप उसको, ये 2 लाख की छूट आपको तब मिलेगी जब जो मकान का निर्माण है वो लोन लेने के 5 वर्ष के भीतर पूरा हो जाता है। तो ये कंडीशन भी आपको देखनी है। तो यहाँ पे ये कंडीशन पूरी हो रही है क्योंकि मकान तो लगभग 1 साल में 1.5 साल में यहाँ पे 1 साल में यहाँ पे पूरा हो गया। तो देखिए 1 वर्ष का ब्याज जो है वो पूंजीगत ब्याज माना जाएगा। तो ये 5 समान किस्तों में आपको 2 तरीके की आपको छूट यहाँ पे देनी है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया, पूंजीगत और आयगत। पूंजीगत तो जो 5 समान किस्तों में आपको देनी है, और एक जो गत वर्ष की आपको संपूर्ण ब्याज की राशि की आपको देनी है। तो पहले मैं आयगत आपको बता देती हूँ। 10 लाख का लोन था, संपूर्ण 18% हम ले लेंगे, यानी पूरे वर्ष का लेना है तो आपको सिंपल यहाँ पे 18,000 लगाना है। तो यहाँ पे 1,80,000 आ गया यहाँ पे। अब 5 समान किस्तों में आपको छूट देनी है पूंजीगत ब्याज की, तो 10 लाख यानी 5 समान किस्तें आपको निकालनी है। तो 10 लाख पे 18% ब्याज, उसको इंटू 1/5 कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 5 कर दोगे आप नीचे, तो उससे आपको 5 जो भी टोटल ब्याज की राशि है उसकी 5 समान किस्तें आपको मिल जाएंगी। जैसे यहाँ ब्याज आया था 18% के हिसाब से 1,80,000, इसको आप जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 36,000 की आपको 5 समान किस्तें मिल जाएंगी। तो हर वर्ष, हर गत वर्ष में आपको एक जो किस्त है उसकी छूट आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे एक किस्त बनती है आपकी 36,000 की, तो टोटल यहाँ पे आपका जो बन रहा है ब्याज की राशि 2,16,000 बनती है। लेकिन ये आपसे बोला गया है कि अधिकतम जो छूट की राशि है वो कितनी होगी आपके 2 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन ये जो हाउस प्रॉपर्टी है ये किराए पर उठाई गई है, और अभी हमने पढ़ा था एक पॉइंट में कि किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति के लिए अगर आप कोई ब्याज की राशि प्राप्त कर रहे हैं तो उसमें छूट की निश्चित सीमा नहीं है, आप कितनी भी अमाउंट की छूट प्राप्त कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको इस पेज के पॉइंट में हमने पढ़ाया था कि किराए पर उठाई गई संपत्ति के संबंध में ऋण पर ब्याज की कोई सीमा नहीं है। तो इस केस में जो 2,16,000 हैं ये पूरी तरीके से आपको छूट मिल जाएगी 2,16,000 की, क्योंकि ये जो मकान है, ये जो लोन है ये कौन से मकान के लिए, पहले मकान के लिए। और पहला मकान हमने यहाँ माना है किराए पर उठाया, पहला मकान माना है किराए पर उठाया हुआ, और सेकंड हाउस हमने यहाँ पे सेल्फ ऑक्यूपाइड माना है। तो जो पहला हाउस है वो किराए पर उठाया गया है, और इस मकान के संबंध में जो लोन लिया गया है उस पर जो ब्याज की राशि है वो उसकी जो निश्चित राशि डिसाइड नहीं की गई है, इसमें किराए की छूट की कोई सीमा नहीं है, यानी कि आपका जितना ब्याज है आप उतनी उसकी छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2,16,000 की पूरी आपको छूट मिल गई। जब आपने इन दोनों को यहाँ पे लेस किया तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ गया 2,64,600। आप जब कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो टैक्सेबल इनकम हो गई आपकी माइनस में, नेगेटिव में चली गई। देखिए नेगेटिव में जाएगी, ऋणात्मक हो गई टैक्सेबल इनकम आपकी। तो देखिए यहाँ पे 2,16,000 और इसको आप ऐड करेंगे तो 2,64 हो गया। 1,62 में से 2,64 निकालेंगे तो 1,02,600 आ गया। ये फर्स्ट हाउस आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखिए आप सेकंड हाउस की एनुअल वैल्यू है नील, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको नहीं देनी है, लेकिन आपको ब्याज की छूट तो मिलेगी। अब क्योंकि जो सेकंड हाउस है उसके लिए जो हमने यहाँ पे लोन लिया है वो हमने केवल मरम्मत के लिए लिया है। 5 लाख का जो लोन लिया था वो हमने केवल मरम्मत के लिए लिया था। तो ऐसे केस में आपकी जो अधिकतम छूट की राशि है वो 30,000 रुपये होती है, जिसकी छूट हमने देखिए यहाँ पर लिख दी है। ठीक है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो 30,000 से ज़्यादा की जाएगी 5 लाख पे 10% के हिसाब से। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन है वो आपको 30,000 का मिलेगा, यहाँ हमने मेंशन कर दिया। तो इस केस में भी जब हम देखेंगे तो यहाँ पे माइनस में आ गई इनकम, तो -1,32,600 आपका हो गया। इसी तरीके से आप सेकेंड हाउस देखिए, इस केस में आपको अपोजिट करना है। फर्स्ट हाउस को यहाँ पर आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड मानना है और सेकेंड हाउस को आपको लेट आउट मानना है। तो जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसकी नेट एनुअल वैल्यू नील होगी, यहाँ पे हमने नील लिख दी।
लेकिन अब फर्स्ट हाउस में आपने क्या किया था कि आपने ब्याज लिया था इसको बनवाने के लिए, और यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस है वो कौन सा है, वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस के लिए अगर आप लोन लेते हो तो अधिकतम जो ब्याज की राशि की सीमा है छूट की वो 2 लाख रुपए है। तो देखिए यहाँ पे खर्चा तो 2,16,000 का हुआ था जो हमने ये कैलकुलेट किया, लेकिन हमें अधिकतम छूट यहाँ पे मिलेगी केवल 2 लाख की, जो कि हमने मेंशन कर दी। तो इसी तरीके से हमारा -2 लाख यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई। सेकेंड हाउस अब यहाँ पे लेट आउट है। सेकेंड हाउस का नगर पालिका मूल्यांकन 90,000 दे रखा था, 10% उसका म्यूनिसिपल टैक्स हटा के 81,000 हमने उसकी नेट एनुअल वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे 30% आप स्टैच्यूटरी डिडक्शन दे देंगे उसको, 81,000 का 30% आप 24,300 यहाँ पे हटा देंगे। दूसरा ब्याज की राशि की छूट आप यहाँ पे हटा देंगे। अब सेकेंड हाउस में जो ब्याज की राशि है वो 50,000 बनती है। 50,000 कैसे, 5 लाख का लोन लिया था, 10% के हिसाब से 50,000 हो गई। अब क्योंकि ये लेट आउट है तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी में आपको जितना आप ब्याज दे रहे हैं उसके पूरे की छूट आपको मिल जाती है। तो पूरे की छूट आपको मिल जाती है तो यहाँ पे आपको इसको लिमिट नहीं करना पड़ेगा, जैसे कि इस केस में हमने 30,000 तक लिमिट कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि ये लेट आउट है, यहाँ पे ये मकान लेट आउट नहीं था इसलिए हमको 30 तक लिमिट करना पड़ा। लेकिन यहाँ इस कंडीशन में ये लेट आउट है तो आपको यहाँ पे 50,000 की पूरी की छूट मिल जाएगी। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 6,700 आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम आ जाएगी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और इसको सॉल्व करेंगे तब आपके -193,300 आ जाएंगे। तो देखिए आपको लास्ट में नोट पे लिख के आना, डिसीजन अपना लिख के आना है कि इन दोनों में से कौन से हाउस को आप टैक्सेबल मानेंगे। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फेवरेबल है। देखिए करदाता को पहला मकान निवास, यानी ये जिस ऑप्शन में उसने पहले फर्स्ट हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड माना था, मकान निवास हेतु प्रयुक्त मानना चाहिए, क्योंकि इस विकल्प में ऋणात्मक आय 1993 अधिक है। अर्थात पहले मकान को स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त मकान मानने पर मकान को अधिक ऋणात्मक आय का समायोजन अन्य प्रकार की आयों के साथ हो सकता है, करदाता इस विकल्प का प्रयोग करके जो उसके हित में है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाउस जो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, इस वाले कंडीशन को फर्स्ट हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए वो अपनी टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट कराएगा।